हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मुझे बताना है। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं और क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो आप जो है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट में भी मुझे जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सारे हिंदी दिवस से जुड़े हुए हैं। हिंदी दिवस जो है वो पूरे भारत में 14 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि 1947 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यानी कि एक औपचारिक भाषा के तौर पे अपनाया था। तीसरा स्टेटमेंट है देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और आर्टिकल 343 के अंदर भाषाओं से जुड़ा हुआ सिद्धांत जो है या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं से जुड़ा हुआ जो भी मामला है उसकी बात की गई है। तो इसके अंदर से स्टेटमेंट नंबर बी ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1949 के अंदर तय करा गया था हिंदी दिवस। उससे पहले हिंदी दिवस जो है वो यहाँ पर नहीं होता था ऑफिशियली। और इस तरीके से हिंदी दिवस जो है वो 1949 से मनाया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। 1949 से इसको मनाया जा रहा है, जब पहली बार हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि औपचारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया था। हालांकि ध्यान रखिएगा, भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो गलत है, क्योंकि संविधान ने कहीं पे भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया। आर्टिकल 343 ये डायरेक्टली यूपीएससी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकती है। आर्टिकल 343 किससे जुड़ा हुआ है? एफकेट हो या दूसरा कोई भी एग्जाम हो, उसमें आर्टिकल 343 आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर जो लैंग्वेजेस है उनका प्रोविजन किया हुआ है। हावेवर आज की तारीख में इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 औपचारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। जैसे हिंदी है, उसके अलावा उर्दू, यहाँ पर जो है वो संस्कृत, उसके अलावा आपकी कोंकणी, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये सब भाषाएं भी उसमें शामिल है, जो कि भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में यानी कि 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में भी दी गई हैं, जिसकी लिस्ट आपको वहां से मिल जाएगी। आर्टिकल 343 डायरेक्टली एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। यहाँ पर यह परमिशन भी दी गई है कि इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा सभी तरीके के ऑफिशियल पर्पसेस, जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, जुडिशरी को, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी तरीके की भी चर्चा है तो वो सब मामले इंग्लिश में की जाएंगे। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग वगैरह सब कुछ इंग्लिश में ही होती है, क्योंकि सभी लोगों के लिए भारत में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को नहीं जानते, उनकी अपनी भाषा है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी मर्जी से अपने हिसाब से एक अपनी स्टेट की लैंग्वेज को चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु ने तमिल भाषा को चुना हुआ है, उसी तरीके से गुजरात ने गुजराती भाषा को चुना हुआ है। ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सभी राज्य अपने सारे काम, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे पत्राचार सब ऑफिशियल लैंग्वेज में ही करें। वो जो उनने ऑफिशियल लैंग्वेज चुन रखी है उसमें भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सभी हिंदी में वार्तालाप कर पाए। इसीलिए पूरे देश को जोड़े रखने के लिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया था। यही संविधान सभा में डिसाइड किया गया था। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनाया गया था, बट उसको राष्ट्रीय लैंग्वेज यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया था। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप, इट्स नेम इज। इंडिया ने कौन सा अपना सैटेलाइट मिसाइल ट्रैकिंग और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप लॉन्च किया है? आंसर आएगा डी, आईएनएस ध्रुव इज द राइट आंसर। आईएनएस ध्रुव जो है उसको लॉन्च कर दिया गया इंडिया की तरफ से। फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप होता है, इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड और डीआरडीओ और एनटीआरओ द्वारा इसको बनाया गया है। और इसको जो है वो एक तरीके से सबमरीन वगैरह की और उनको पकड़ने वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट शिप है। इसका डायरेक्टली नाम आपसे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट रेक्स मार्क टू। रेक्स मार्क टू के नाम से अभी हाल ही के अंदर किस कंट्री ने एक नया रोबोट या आर्म्ड रोबोट, जो रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट है, वो लॉन्च किया है? आंसर आएगा इसराइल। इसराइल ने जो है वो पहला ऐसा एक रोबोट लॉन्च किया है जो कि किसी भी तरीके से पेट्रोलिंग कर सकता है बॉर्डर एरियाज में।
ट्रैक कर सकता है जो लोग घुसे हैं, ओपन फायर भी कर सकता है, इसमें गन्स वगैरह भी लगी हुई हैं। इसको रेक्स मार्क 2 नाम दिया गया है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया है और ये पेट्रोलिंग वगैरह करने के अलावा और बाकी काम भी कर सकता है। द रोबोट कैन गैदर इंटेलिजेंस फॉर ग्राउंड ट्रूप्स, कैरी इंजर्ड सोल्जर्स एंड सप्लाइज इन एंड आउट ऑफ बैटल एंड स्ट्राइक नियर बाय टारगेट्स। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन जो है वो इसराइल के पास आ गया है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जो जिनके खिलाफ इसराइल लड़ता रहा है उनके लिए नुकसानदायक है, इसराइल के लिए फायदेमंद। क्या युद्ध के अंदर किसी रोबोट का आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिफेंस फोर्स के लिए है, डिफेंस फोर्सेस के लिए लाभदायक हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप जीडी में या लेक्चरेट में एसएसबी में बोल रहे हो तो वहां इसका एग्जांपल दे सकते हो कि रिसेंटली इसराइल ने जो है वो एक रोबोट लॉन्च किया है जो कि बैटल फील्ड में जाकर टारगेट्स को टारगेट कर सकता है और हेल्प भी प्रोवाइड करा सकता है, सैनिकों को वापस बाहर ला सकता है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसराइल बेसिकली इसको पैलेस्टाइन वगैरह के खिलाफ जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें इस्तेमाल करेगी जहां तक है, और इसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए परमानेंटली फ्रोजन सॉइल फाउंड इन द रीजन्स ऑफ अर्थ हायर लैटिट्यूड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड। अर्थ के जो उच्च उच्च जो अक्षांश रेखा वाले इलाके हैं, यानी कि लगभग 60 डिग्री से ऊपर, 66 डिग्री से ऊपर से लेकर 90 डिग्री के बीच वाले एरियाज में एक तरीके की मिट्टी मिलती है जो पूरे साल जमी रहती है, परमानेंटली जमी रहती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट। ये बात आप याद रखिएगा। मेजरली परमाफ्रॉस्ट को लेकर क्यों न्यूज बनी है? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट जो है आईपीसीसी, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बढ़ते हुए जलवायु तापमान, पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान की वजह से धीरे धीरे जो आर्कटिक रीजन के आसपास जो परमाफ्रॉस्ट जमी हुई रहती है वो पूरा धीरे धीरे पिघलना चालू हो गई है, जिसकी वजह से हजारों सालों से जो मिट्टी वहां पे जमी हुई है पूरी तरीके से, अगर मान लीजिए उसमें कोई पेड़ या कोई जानवर मर गया होगा तो वो पूरी तरीके से वहां पर अभी भी ऐसे कैसे पड़ा होगा, वो बिल्कुल भी गला हुआ या सड़ी हुई कंडीशन में नहीं होगा। कारण है चारों तरफ बर्फ का जमा होना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, ये हजारों सालों से मरे हुए जो जीवाश्म है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब इनके जीवों के कंकाल वगैरह ये सब चीजें जो है वो सड़ने गलने लगेंगी, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर जो है वो बायो हैजार्ड होने के चांसेस हैं। इस एरिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एकदम से रिलीज होने के चांसेस हैं, जो कि इस जमीन के अंदर जो है वो एक तरीके से दबी हुई है। तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से पर्यावरण को नुकसान होने के चांसेस है। परमाफ्रॉस्ट इज एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कंप्लीटली फ्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस या -32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे, जिसका तापमान रहता है पूरे साल 2 साल से ज्यादा तक, उसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ये परमाफ्रॉस्ट की डेफिनेशन है। परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड आर मोस्ट कॉमन इन द रीजन्स विद हाई माउंटेन्स, जहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ों में जैसे हिमालय में जहां पूरे साल बर्फ जमी रहती है, या अर्थ के हायर लैटिट्यूड्स में जहां पर नॉर्थ पोल वगैरह के आसपास के इलाके वहां पर भी पूरे साल बर्फ जमी रहती है, वहां भी परमाफ्रॉस्ट माना जाता है। परमाफ्रॉस्ट लगभग पृथ्वी के 15% एरिया में है और पूरे जमीन इसमें पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। और परमाफ्रॉस्ट वाले एरिया को टुंड्रा रीजन भी कहा जाता है। तो टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में अगर आप कभी पढ़े तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले भी डालती रही है। परमाफ्रॉस्ट से क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको पिघलने से क्या नुकसान होंगे, ये सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सीडीएस एनडी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए मार्क द इनकरेक्ट मैच, इनमें से क्या गलत है। अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप जो है वो इसके बारे में सोच सकते हैं और मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है और उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर इनकरेक्टली मैच कौन सा है, तो इनकरेक्टली मैच्ड है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये होता है जो कि हम करते हैं बाय रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस जो हाइड्रोजन होता है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आंसर गलत होगा। देख लीजिए यहाँ पर ब्लैक हाइड्रोजन की बात हुई है, इसीलिए न्यूज में है। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कि आगे जाकर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे बात करेगी, यानी कि कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन करने की बात करेगी। देखिए हाइड्रोजन एक बहुत क्लीन फ्यूल माना जाता है और इसको फ्यूचर का फ्यूल भी माना जाता है, फ्यूचर का ईंधन भी माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का विचार है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल, ये दोनों ही भविष्य में जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत रहेंगे और सारे जो संसाधन है हमारे गाड़ियां वगैरह वो सब हाइड्रोजन पे या इलेक्ट्रिक बैटरी पे आ जाएंगी।
उस केस में हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और वो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? तो कोयले से बनने वाला जो हाइड्रोजन है उसको कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन। कोल बेस्ड जो हाइड्रोजन होता है, वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन ही तो होता है जिसको कोयला या हम पेट्रोल कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होती है उसकी वजह से बनता है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, मेकिंग अपार्ट फ्रॉम नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि एक तरीके से हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका है कोल से, जिससे नेचुरल गैस से भी बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी बनाया जा सकता है, पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करके, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को अलग अलग किया जा सके। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो एनर्जी चाहिए होती है, जो ऊर्जा चाहिए होती है पानी को हीट करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, उसमें अगर हाइड्रोजन में हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ब्लैक हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर उसके अंदर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नेचुरल गैस से प्रोसेस करके हाइड्रोजन को कोयले में से अलग कर रहे हैं, तो उस वाली प्रोसेस को हम जो है वो ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और उसी तरीके से हम जब अगर किसी तरीके से इसको रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अलग कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो उसको कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ हाइड्रोजन आते हैं। ऑलमोस्ट 100% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज थ्रू नेचुरल गैस। लगभग इंडिया में सारा का सारा ग्रे हाइड्रोजन ही होता है, सारा का सारा नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट भी मिल गई हैं आपको, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस डाल देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में। नेक्स्ट, मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम, यानी कि जो शिप पर रखे हुए कंटेनर्स होते हैं, जो शिप कंटेनर होते हैं, उनको एक्सरे के सिस्टम से निकालने का सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है, किस बंदरगाह पे शुरू किया गया है? आंसर आएगा सी, पारादीप। ये पोर्ट्स वगैरह पे जुड़े हुए क्वेश्चन या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम जो है पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट या पैरादीप पोर्ट में शुरू किया गया है। बेसिकली ये मेजर इंफॉर्मेशन है, और इंडिया में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इंडिया के अंदर टोटल 13 मेजर पोर्ट्स आते हैं। तो आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पोर्ट्स ईस्ट वाली साइड है, कौन सा वेस्ट वाली साइड है, ये वाला पोर्ट किस शहर के पास में है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आपको ये 13 मेजर पोर्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर रेड कलर से आएंगे, मेजर सी पोर्ट्स, और इंटरमीडिएट यानी कि उससे छोटे सी पोर्ट जो है उनका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलरली यूपीएससी पूछती रही है, एफकेट हो या कोई और एग्जाम हो, वहां पर भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसी के साथ में आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज करके कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए, एसएसबी वगैरह से जुड़ी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।